नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है काफी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि कल के बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा, एक बार अच्छे से रिवीजन जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, जो कि सेक्शन ए में दिया गया है। पहला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 30 तक जो है वो बहुकल्पिक प्रश्न होंगे और प्रत्येक एक अंक का होगा। ठीक है, यानी कि प्रत्येक सवाल में एक अंक का होगा। तो देखिए यहाँ पे पहला जो सवाल दिया गया है कि यूरोपीय महाद्वीप का सबसे जो है प्रभुत्वशाली वर्ग में कौन था जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से जो है जमीन का मालिक था। यानी कि कह रहा है कि यूरोपीय महाद्वीप का सबसे जो है प्रभुत्वशाली वर्ग में से कौन ऐसा था जो कि सामाजिक और राजनीतिक दोनों तरफ से जो पूरी तरह से मालिक था। तो बच्चों इसका जो सही आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन आप देख सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया है पादरी वर्ग, दूसरा दिया है कुलीन वर्ग और तीसरा दिया है किसान वर्ग और चौथा दिया है इनमें से सभी। तो बच्चों इसका जो सही व सटीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग जो है ये मालिक थे। ऑप्शन नंबर जो है 20 का बिल्कुल सही व सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा बच्चों। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या है। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है, कहता है कि 1434 में जो है 1434 में जो है प्रशा की पहल पर एक सीमा शुल्क जो है संघ बना, जिसे जो है जालबेराइन के नाम से जो है जाना जाता है। इस संघ में जो है अधिकांश कौन राष्ट्र शामिल था? अधिकांश जो है कौन से राष्ट्र जो है शामिल थे? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है जर्मनी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है रूस, तीसरा ऑप्शन दिया है फ्रांस और चौथा ऑप्शन दिया है बेल्जियम। तो बच्चों यहाँ पे ये कहता है कि कौन सा राष्ट्र पूछा गया। इसका सही व सटीक आंसर हो जाएगा जर्मन। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका बिल्कुल सही व सटीक जवाब हो जाएगा। एग्जाम से पहले बच्चों इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। हो सके तो इसको कॉपी में आप नोट करके रात भर में आप पूरी तरह से खलास कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। सवाल कहता है तीसरा, कहता है कि प्रारंभ से ही फ्रांसीसी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल क्या है बच्चों, देखें दिया गया कि प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने जो है किस प्रकार के कदम उठाए, जिनसे जो है फ्रांसीसी लोगों में एक जो है सामूहिक पहचान की भावना जो है पैदा हो सकती थी। तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए, कहता है एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। दूसरा कह रहा है कि एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया। और तीसरा कहता है कि स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के लिए सामूहिक द्वारा जो है किया जाने लगा। और चौथा ऑप्शन देखें, चौथा ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिया गया है कि इनमें से सभी। तो बच्चों इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा, क्योंकि देखिए प्रारंभिक फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने जो है ये कदम जो उठाया था, ये सारे बल को जो है उन्होंने चिन्हित किया था, ये सारे पहलुओं को चिन्हित किया था। ए बी और सी ये तीनों हो जाएंगे, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही व सटीक जवाब हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से नोट करते जाइए। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बच्चों अगला प्रश्न देखिए आपके सामने ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि 1920 के दशक में, देखिए 1920 के दशक की जो शुरुआत में जो है एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन जो है क्या है, गुडैम की जो है पहाड़ियों पर जो है फैल गया। तो गुडैम भारत की किस राज्य में स्थित है? तो गुडैम जो है भारत की किस राज्य में स्थित है? बहुत ही आसान सवाल है, रिपीटेड क्वेश्चन भाई। तो इसका सही व सटीक हो जाएगा आंध्र प्रदेश, है ना। नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही व सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों। अगला प्रश्न जो है आपके सामने देखिए क्या दिया गया है कि अवध किसान सभा का गठन, देखिए अवध किसान सभा का जो गठन है वो करने का उद्देश्य जो है क्या था, यानी कि किस उद्देश्य जो है अवध किसान का जो है गठन किया गया, किस उद्देश्य से किया गया। तो बच्चों इसका सही व सटीक जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा कि लगान को कम करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, और यहाँ तक बेगार को जो है समाप्त करना, ये भी उनका मुख्य उद्देश्य था। जमींदारों का जो है बहिष्कार करना, ये भी जो है उनका मुख्य उद्देश्य था। यानी कि तीनों ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इसलिए सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट व सटीक जवाब हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए आपके सामने ये रहा।
सवाल नंबर देखिए छठा क्या दिया बच्चों, कहता है कि भारत से अफीम का निर्यात जो है कहां किया जाता था, यानी कि भारत से अफीम जो है कि निर्यात जो किया जाता था वो कहां किया जाता था, किस राज्य में किया जाता था, किस क्षेत्र में किया जाता था। तो याद रखेंगे बच्चों, ये जो है ना भारत से अफीम का जो निर्यात होता था वो चीन में होता था। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका बिल्कुल सही व सटीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने ये रहा। सवाल देखिए कहता है, और यहाँ अच्छा 7वां नंबर यही पे है। देखिए सवाल यहाँ पे क्या है बच्चों, सवाल कहता है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो है स्थापना किन उद्देश्यों को जो है पूरा करने के लिए जो है किया गया था, किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। तो आपको याद रखना बच्चों, उनका उद्देश्य था कि वैश्विक जो है मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है, उच्च रोजगार और जो है सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता को जो है सुरक्षित करने के लिए, ये तीनों उसका उद्देश्य था। इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही व सटीक जवाब हो जाएगा। इसको आप एग्जाम से पहले रिवीजन कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों, 8वां नंबर देखिए दिया गया है। कहता है कि मशीन उद्योगों के युग से जो है पहले अंतरराष्ट्रीय कपड़ा बाजार में किस देश के जो है रेशमी और सूती जो है उत्पादों का ही दबदबा रहता था। तो इसका क्या पूछा गया, किस देश के रेशमी और जो है सूती का उत्पादकों का जो है दबदबा रहता था, कब, जब मशीन उद्योगों के युग से पहले, जब मशीन का जो है उद्योग नहीं लगाया गया था, मशीन का युग नहीं चल रहा था, उससे पहले जो है किन किन देशों के जो है रेशमी और जो है सूती उत्पादकों का जो है दबदबा था, यानी उसका जो है बोलबाला चलता था। तो इसका नोट कर लीजिए बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा भारत का। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही व सटीक जवाब होगा, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। सवाल देखिए 9 नंबर क्या दिया गया है, कहता है कि गुटेन वर्ग द्वारा जो है मुद्रित पहली पुस्तक जो है कौन सी थी, मुद्रित जो है पहली पुस्तक पूछी गई है, यानी कि पहला पुस्तक क्या था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाइबल, है ना, याद हो जाएगा बाइबल। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए अगला प्रश्न बच्चों दिया गया है कि भारत में सबसे पहले जो है प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जो है किसके द्वारा जो है की गई थी, किसके द्वारा, ये नहीं पूछा गया किस ईस्वी में किया गया था। और आपको याद भी रखना बच्चों कि किस ईस्वी में किया गया था, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड आपके एग्जाम में 110% आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए सवाल क्या कह रहा था कि भारत में सबसे पहले जो है प्रिंटिंग प्रेस की जो स्थापना है किसके द्वारा जो है की गई थी। तो किसके द्वारा किया गया था बच्चों, तो ये किया गया था पुर्तगाली के द्वारा, है ना, पुर्तगाली मशीनरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए बच्चों अगला जो प्रश्न आपके सामने दिया गया है 11वां नंबर सवाल देखिए। सवाल कह रहा है निम्न में से जो है कौन दो ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो है यौगिक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो है यौगिक है तथा वह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, वह ऊर्जा का क्या होता है, मुख्य स्रोत बन सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बच्चों यहाँ पे जल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ज्वलनशील गैसों का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन किसमें होता है भाई, H2O जल का फॉर्मूला होता है, इसमें H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, इसका मुख्य स्रोत बन जाएगा जल। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों 12 नंबर कहता है कि वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु जो है इनका उपयोग जो है किया गया है, वे किस प्रकार के संसाधन माने जाते हैं, वे किस प्रकार के संसाधन माने जाते हैं बच्चों, वे संसाधन कहे जाते हैं संभावी, याद रखेंगे वो कहते हैं संभावी संसाधन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही व सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, सवाल नंबर 13वां। देखिए सवाल क्या कह रहा है बच्चों, सवाल कहता है कि हमारे देश में निम्नलिखित में से जो है कौन सा स्थान शीत मरुस्थल के रूप में जाना जाता है, शीत मरुस्थल के रूप में जो है कौन सा स्थान को जाना जाता है, तो याद रखेंगे लद्दाख। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही व सटीक जवाब हो जाएगा। इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवीजन कर लेना बच्चों, ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को मैं बार बार कहता हूँ रिवीजन कर लेना, तैयार कर लेना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है 14वां नंबर देख सकते हैं, दिया गया है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये भाई बहुत आसान है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, सवाल नंबर देखिए 15 बच्चों क्या दिया गया है। सवाल नंबर 15 कहता है कि निम्न में जो है किसका जो है मानना था, निम्न में से किसका जो है मानना था, किसका मानना था भाई कि जो है बहुउद्देशीय परियोजनाओं के चलते जो है भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिक और नगरीय अर्थव्यवस्था जो है समन्वित रूप से जो है विकास करेगी। ये किसका कहना था, किसका मानना था, तो इसका किसका मानना था तो ये जहां हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका ये मानना था, उनका ये कथन है। तो ऑप्शन नंबर जो है ये इसका बिल्कुल सही व सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर बच्चों। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए क्या दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आपका 16वां नंबर, आप इसको अच्छे से देखें, ये काफी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड वाला सवाल है। ये सवाल बहुत ही मजेदार है। देखिए 16वां नंबर सवाल कहता है कि जल का महत्व संसाधन के रूप में समझते हुए राष्ट्रीय जल संसाधन के द्वारा जो है प्रथम राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष जो है बनाई गई। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति जो है किस वर्ष बनाई गई है, तो बहुत आसान सवाल है, 1987 ईस्वी। 1987 ईस्वी ऑप्शन नंबर जो है ए इसका बिल्कुल सही व सटीक जवाब हो जाएगा। एकदम जबरदस्त वाला सब जो है सवाल है, इसको आप लोग एग्जाम से पहले रिवीजन करते जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर बच्चों। अगला सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, 17वां नंबर सवाल आप देखें। सवाल कहता है कि भारत में जो है यहाँ पे की नहीं होगा, भारत में जो है किस प्रकार की जो है कॉफी पैदा की जाती है जो अपनी जो है गुणवत्ता के लिए विश्व में जो है पूरी तरह से विख्यात है, पूरा वर्ल्ड में जो है फेमस है। किस प्रकार की जो है कॉफी पैदा होती है, तो आपको याद रखना बच्चों ये होता है अरेबिका। अरेबिका नामक कॉफी का जो है यहाँ पे ज्यादा अधिकतर जो है उत्पाद होता है, जो कि पूरा विश्व भर में, पूरे वर्ल्ड में जो है इसका क्या है विख्यात है, पूरी तरह से जो है फेमस है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अरेबिका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों। अगला सवाल आपके सवाल जो है स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल कह रहा है, कहता है कि देखिए मैग्नेटाइट खनिज की विशेषता क्या होती है। तो मैग्नेटाइट की खनिज की विशेषता क्या होती है, मैंने कई बार बताया बच्चों, इसका कई बार बताया था कि यह जो है सर्वोत्तम प्रकार का जो है लौह अयस्क होते हैं। इनमें जो है ना 70% जो है लौहांश पाया जाता है, नहीं 70% सिर्फ लोहा ही होता है। और आगे देखिए इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ जो है चुंबकीय गुण होते हैं, यानी कि एक दूसरे की जो है ये आकर्षक का गुण रखते हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मैग्नेटाइट खनिज का विशेषता क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए 19वां नंबर सवाल आपके सामने ये रहा बच्चों। देखिए काफी जबरदस्त सवाल है, रिपीटेड सवाल है ये। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, कहता है कि मरमुगाओ पतन जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। भाई आसान सवाल है, इसका आंसर क्या हो जाएगा गोवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल राइट आंसर, सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए आपके सामने ये रहा बच्चों। अगला सवाल क्या कह रहा है, कहता है कि सरकार को जो है या उत्तरदायी है ना, सरकार को उत्तरदायी बनाने में जो है निम्न में से जो है कौन जो है अपनी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो भाई जनता है ना, जो है पब्लिक। ये पब्लिक जो है ना सरकार को क्या आता है उत्तरदायी बनाने के लिए जो है महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जनता, ठीक है, पब्लिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है 21वां नंबर, कहता है निम्न में से जो है किस प्रकार की व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। यानी कुछ भी करने का जो है, कुछ खास करने का जो आदेश जो है वो केंद्र सरकार राज्य सरकार को नहीं दे सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संघीय, है ना, संघीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका बिल्कुल सही व सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, 22वां नंबर सवाल कह रहा है कि अमेरिकी साम्राज्य क्या है, अमेरिकी समाज है, अमेरिकी समाज की आंतरिक समस्या के मामलों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर जो है किसने उठाया था। तो भाई बहुत आसान सवाल, ये भी क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टॉमी स्मिथ, है ना, टॉमी स्मिथ हो जाएगा, टॉमी स्मिथ एंड जो है जॉन जो है कार्लोस हो जाएगा, जॉन कार्लोस। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही व सटीक जवाब हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए बच्चों, 23वां नंबर क्या दिया गया है। 23वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों, देखिए नेशनलिस्टों है,
के बीच जो है किस प्रकार का जो है समझौता हुआ, जिसमें जो है दोनों पक्षों के हिंसक जो है आंदोलन बंद करने की बात स्वीकार की गई है। यानी दोनों तरफ से जो आंदोलन की बंद करने का जो स्वीकार किया गया था, ये किया गया था शांति समझौता में। याद रखेंगे ये किसके लिए किया गया था, शांति समझौता। तो शांति समझौता कहां है, ऑप्शन नंबर है डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों क्या दिया गया। अगला सवाल जो है 24वां नंबर आप देखें। सवाल कह रहा है कि विश्व में किस प्रकार की जो है विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो जाती है। यानी कि विश्व भर में किस प्रकार की जो विभिन्नता है वो आज बड़ी जो है व्यापक हो चली है। तो बड़ी व्यापक हो चली है तो ये हो जाएगा राजनीतिक, धार्मिक और जातीय, ये तीनों मुद्दों पर जो है आज बड़ी व्यापक जो है हो चली है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही व सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों। अगला सवाल जो है 25वां नंबर आप देखें क्या दिया गया है। 25वां नंबर सवाल देखें। सवाल कह रहा है कि स्वर्गवासी है ना, यानी कि लेट जो है काशीराम के जो है नेतृत्व में 1984 में किस पार्टी का जो है गठन हुआ था, जो आज एक राष्ट्रीय पार्टी का रूप से जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी। याद रखेंगे किसके द्वारा किया गया था, स्वर्गवासी कांशीराम के द्वारा। कब किया गया था, 1984 ईस्वी में। किस जो है किस राष्ट्रीय पार्टी की जो है स्थापना की गई थी, किस जो कि अभी पूरी तरह से विख्यात है, जो अभी अंतरराष्ट्रीय पार्टी के यानी राष्ट्रीय पार्टी के रूप से जाना जाता है। तो याद रखेंगे बहुजन समाज पार्टी। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए बच्चों। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। 26वां नंबर सवाल देखिए कहता है कि किसी विशेष वर्ग में उत्पादित किस प्रकार की वस्तुओं को कुल जो है राष्ट्रीय उत्पाद की संज्ञा दी जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा सभी अंतिम जो है वस्तुओं और सेवाओं का। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही व सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। 27वां नंबर सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है कि मुद्रा का प्राथमिक जो है कार्य है। तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है, यानी कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। तो मनी का जो है यानी कि पैसा का, मुद्रा का सबसे प्राथमिक जो है कार्य क्या होता है, वो होता है विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम ना होता है जी, क्योंकि हम पैसा देते हैं तो वो वस्तु हमें देती है। हम किसी वस्तु को जो है पैसे से, मुद्रा से खरीद सकते हैं, है ना। तो उसका क्या हो जाएगा, विनिमय का जो है माध्यम है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। सवाल देखिए 28वां नंबर कह रहा है कि सरकार द्वारा जो है अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की जो है प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, उसको हम कहते हैं उदारीकरण। ऑप्शन नंबर जो है 20 का बिल्कुल सही व सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल 29वां नंबर देखिए बच्चों, दिया गया है। कहता है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा जो है भाग कौन सा क्षेत्र प्रदान करता है। एक बड़ा सा भाग जो है वो कौन सा जो है क्षेत्र जो है प्रदान करता है। तो ये जो है सेवा का क्षेत्र है ना। याद रखेंगे ये जो है सर्विस सेक्टर जो होते हैं उसका जो है ये घरेलू उत्पाद का जो एक बड़ा भाग जो है क्षेत्र को प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही व सटीक जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा। देखिए ऑब्जेक्टिव का लास्टवां क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे। देखिए 30वां नंबर सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है कब मनाया जाता है। भाई बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। 24 दिसंबर को। याद रखेंगे 24 दिसंबर को जो है भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही व सटीक जवाब हो जाएगा। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद चलिए हम लोग सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। तो सब्जेक्टिव को भी हम लोग देखेंगे। पहले जो है आप लोगों का जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसको पहले हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है पहला जो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रवाद क्या है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी कहा था कि राष्ट्रवाद से रिलेटेड आपके एग्जाम में 110% जो क्वेश्चन एगो पूछेगा ही पूछेगा। देखिए सवाल क्या है, सवाल एक बार फिर से पढ़ देता हूं। सवाल कहता है कि राष्ट्रवाद क्या है। तो बच्चों उत्तर इस प्रकार से देना है कि राष्ट्रवाद जो है एक ऐसी मन स्थिति है जिसमें एक समूह के लोगों की भावना या संवेग जो है एक साथ मिलकर एक भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, एक जैसी भाषा बोलते हैं, जिनका एक साहित्य होता है जिसमें राष्ट्रवाद का भावना से मुक्त जो है
प्रत्याशाएं होती है जो जनसाधारण की परंपराओं से जुड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। इसको आप लोग अच्छे से क्या करेंगे, याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए बच्चों, दूसरा नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, 32वां नंबर सवाल कह रहा है कि चौरा चौरी कांड। देखिए चौरी चौरा कांड क्या है, तो चौरी चौरा कांड क्या है ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, एक बार फिर से देख लीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार से आपको लिखना है कि चौरी चौरा कांड जो है, यानी कि चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में जो है गोरखपुर के पास का एक जो है कस्बा था, जहां जो है 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने, यानी कि भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें जो है उसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मियों जिंदा जल के मर गए थे। और इस घटना को ही चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है, या सिर्फ चौरी चौरा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से आपको उत्तर वहां पे सब्जेक्टिव में लिख देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए बच्चों, दिया गया है 33वां नंबर कहता है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं किस प्रकार का लाभप्रद है, किस प्रकार का जो है लाभप्रद है। तो उत्तर इस प्रकार से आपको लिखना है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का उपयोग जो है जल विद्युत, यानी कि जल नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा जल, आपको क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा, इसको हटा दीजिए। जल विद्युत जो है उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के लिए जो है किया जाता है। इसके अलावा बहुउद्देशीय बांधों के निर्माण से क्या हो जाएगा, पुष्प और जीव, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुष्प और जीव जंतुओं का जो है जीवन खराब हो जाता है। ऑप्शन यहाँ देख, अरे पुष्प नहीं होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, मैं आपको यहाँ पे कमेंट में बता दूंगा। निर्माण से जो है, यहाँ निर्माण से ही होगा, सिर्फ बांधों के निर्माण से जीव जंतुओं का जीवन जो है खराब हो जाता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए बच्चों, दिया गया है 34वां नंबर सवाल लेके दिया गया है कि भारत में कृषि की जो है प्रमुख ऋतुएं जो है कौन कौन से। भाई बहुत आसान है, तो आप लोगों को पता ही है कि रबी फसल और रबी होता है, खरीफ होता है, जायद होता है। यहाँ पे कृषि की जो है प्रमुख ऋतुएं, प्रमुख ऋतुएं तो 3 होते हैं, 3 प्रमुख ऋतु होता है, रबी फसल होता है, खरीफ फसल और जायद फसल होते हैं। तो ऑप्शन, यहाँ ऑप्शन नहीं, इस प्रकार से जो है आपको 3 पॉइंट में आंसर लिख देने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे देखिए बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने देखिए क्या दिया गया है। 35वां नंबर सवाल कहता है कि लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक माने जाते हैं। तो राजनीतिक दल जो है क्यों आवश्यक माने जाते हैं, उत्तर इस प्रकार से आपको लिखना है, आंसर देने हैं कि राजनीतिक दल जो है लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो साथ मिलकर जो है चुनाव लड़ते हैं, सत्ता में भागीदारी करते हैं, समाज के विकास के लिए कुछ नीतियों एवं कार्यकर्ताओं पर जो है सहमत होते हैं तथा उन पर मिलकर काम करते हैं। बिना राजनीतिक दलों के लोकतांत्रिक के बारे में कल्पना करना ही असंभव है, क्योंकि अगर दल ना हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे, तब इनमें से कोई एक भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों के चुनावी वायदे करने की स्थिति में नहीं होंगे। सरकार बन जाएगी पर उसकी स्थिति संदिग्ध होगी। आगे लिखना है कि निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्रों में किए गए कामों के लिए जवाबदेह होंगे, लेकिन देश कैसे चले इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। इस प्रकार से आपको जो है लिख देना है कि लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल जो है क्यों आवश्यक माने जाते हैं। इस प्रकार से आपको उत्तर जो है आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। 36वां नंबर सवाल कहता है कि सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं। बहुत रिपीटेड सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीट हुआ है और इस बार भी आएगा। देखिए सवाल क्या है, 36वां कहता है कि सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं। तो सांप्रदायिकता से हम क्या समझते हैं, उसका ये इस प्रकार से उत्तर देना है कि सांप्रदायिकता का अर्थ है अपने समुदाय के प्रति एक मजबूत लगाव। यह किसी का अपना धर्म, क्षेत्र या भाषा हो सकता है। यह समुदायों के हितों के अंतर को बढ़ावा देता है, जो समुदायों के बीच जो है शत्रुता के प्रति जो है असंतोष पैदा कर सकता है। इस प्रकार से हम इसका आंसर लिखेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, दिया गया है कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए।
तो राष्ट्रीय आय की परिभाषा मैंने आपको पहले भी बताया था कि एग्जाम में टच होगा, इसको याद कर लीजिएगा। तो उत्तर इस प्रकार लिखना है बच्चों कि राष्ट्रीय आय जो है देश के निवासियों द्वारा एक वर्ष में घरेलू सीमाओं के भीतर या बराबर जो है उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का कुल योग है। यह एक वर्ष में उत्पादन द्वारा नागरिकों की शुद्ध आय है। इस प्रकार से आपको लिख देना है, ये जो है राष्ट्रीय आय है। और आप लिख भी सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, औसत राष्ट्रीय मैंने पहले भी बताया था इकोनॉमिक्स में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि जल जो है किस प्रकार एक दुर्लभ संसाधन है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, मैंने कहा था ये सवाल आपके एग्जाम में पूछेगा। तो देखिए इसका आंसर इस प्रकार से देना है बच्चों कि जल जो है किस प्रकार से दुर्लभ जो है संसाधन है। तो आपको लिखना है कि पूरे जल का मात्रा जो है मात्र 30% भाग ही नदियों, तालाबों एवं जो है भूमिगत जल के रूप में है। इस तरह यानी इस जल का जो है वितरण, इस जल का यानी कि जो 30% जो भाग जल में है, मतलब जो है पूरे जल की मात्रा है, उसमें जो है उसी जो है इस जल का वितरण जो है काफी असमान संसाधन है, काफी जो है असमान संसाधन है। यद्यपि जल एक धरती का सर्वाधिक उपलब्ध संसाधन है, तथापि मानव उपयोग के लिए यह तेजी से दुर्लभ होता जा रहा है। इसलिए जल को एक दुर्लभ संसाधन कहते हैं। जल एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। इस प्रकार से आपको उत्तर जो है लिख देना है कॉपी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, इसका पहला प्रश्न दिया गया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का 39वां नंबर। कहता है कि फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य परिणाम क्या था। तो देखिए फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य परिणाम इस प्रकार से था बच्चों, उत्तर इस प्रकार से आपको लिखना है, आंसर देने हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद श्रमिक जो है अधिकारों के समर्थन और अंतिम सरकार के सदस्य लुई ब्लैंक द्वारा जो है प्रचारित राष्ट्रीय कार्य सलाहें स्थापित की गई और शुरू में बेरोजगारी में कमी आई। क्रांतिकारी भावना पूरे जो है पूरे ब्यूरो में फैलती रही, जिससे जो है जर्मनी में मार्च क्रांति की शुरुआत हुई, जिसने बाद में जर्मन परिसंघ के राज्यों के एकीकरण के लिए जो है आधार तैयार किया। हालांकि यहाँ लिखना है, हालांकि फ्रांस में स्थितियां लंबे समय तक जो है इतनी आदर्श नहीं रही। इस प्रकार से आपको लिखना है कि फ्रांसीसी क्रांति का जो है मुख्य परिणाम रहा। ऑप्शन नहीं, और इसका प्रकार से आपको जो उत्तर आपको एग्जाम में लिख देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहता है कि कॉर्न लॉ क्या था और इसे समाप्त क्यों कर दिया गया। भाई ये सवाल जो है इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एकदम नोट कर लीजिएगा। देखिए कॉर्न लॉ जो होता है ना, ये एक कॉर्न लॉ जो है एक ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है ब्रिटेन में लगाया गया एक जो है एक नियम था, ठीक है। तो इसका देखिए क्या है, सबसे पहले जानेंगे कॉर्न लॉ क्या था, उसके बाद हम समझेंगे इसे समाप्त क्यों किया गया। तो आंसर इस प्रकार से लिखना है बच्चों की कॉर्न लॉ जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है ब्रिटेन में लगाया गया एक जो है आयातित खाद्य कानून था, जो ब्रिटिश सरकार ने जो है यूनाइटेड किंगडम में 1815 ईस्वी से 1846 ईस्वी के बीच लगाया गया था, जिसके तहत जो है कुछ निश्चित खाद्य पदार्थ के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस कानून को लागू करने का उद्देश्य ब्रिटेन में घरेलू अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देना और उनकी कीमतों को महंगा करना था। तो इसका जो है कॉर्न लॉ क्या था आप समझ गए। अब यहाँ देखिए कि इसे जो है समाप्त क्यों किया गया था, इसके बारे में आपको पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखना है कि अंततः जो है 1846 ईस्वी में कॉर्न लॉ को जो है निरस्त कर दिया गया, यानी कि समाप्त कर दिया गया, जो निर्माताओं के लिए जीत थी और जिनके विस्तार में जो है भूस्वामी हितों के खिलाफ जो है अनाज की सुरक्षा की वजह से बाधा उत्पन्न हुई थी। और 1791 के बाद जो है सुरक्षा जो है कानून के युद्ध द्वारा लगाए गए व्यापार प्रतिबंधों के साथ जो है मिलकर अनाज की कीमतों में तेजी से जो है वृद्धि करने के लिए जो है मजबूर किया। तो इस प्रकार से आपको आंसर लिख देना, उत्तर लिख देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की बच्चों। अगला सवाल देखिए आपके सामने ये रहा आपका 41वां नंबर सवाल। देखें क्या दिया गया है। 41वां नंबर सवाल देखिए बच्चों दिया है कि वन संरक्षण के 3 कारगर जो है उपाय बताना है। तो वन संरक्षण के 3 जो है आपको उपाय बता देने हैं। लिखना है कि वन संरक्षण के 3 उपाय जो है निम्नलिखित है। तो आपको लिख देना है कि सबसे पहला जो है वन संरक्षण का पहला जो हो जाएगा
वृक्षारोपण, दूसरा हो जाएगा पेड़ों को काटने पर रोक लगाना, और तीसरा बता देना है कि वनों को आग से बचाना। इस प्रकार से 3 को जो है आपको उपाय बता देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट सवाल देखिए, 42वां नंबर सवाल कह रहा है बच्चों की सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तो बच्चों इसमें ना कुछ पॉइंट में आपको जो है आंसर लिखने हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको लिखना है कि सत्ता की साझेदारी जो है क्यों जरूरी होता है। उसका पहला जो आपको कारण यहाँ बताना है बच्चों, पहला कारण आपको क्या बताना है कि टकराव को रोकने के लिए सत्ता की साझेदारी जो है जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि इससे जो है सामाजिक समूहों के बीच जो है टकराव का अंदेशा जो है कम हो जाता है। चूंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर जो है अक्सर जो हिंसा और राजनीतिक स्थिरता का रूप ले लेता है। यानी कि सत्ता की साझेदारी को के टकराव को रोकने के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे जो सामाजिक समूहों के बीच जो है टकराव का जो ये अंदेशा जो है जो बढ़ गया था उसे कम किया जा सके, और उसकी जो सामाजिक टकराव आगे बढ़कर जो अक्सर हिंसा और राजनीतिक स्थिरता के रूप जो ले लेती थी, इसे जो है कंट्रोल में किया जाए। इसलिए यहाँ पे क्या है, इसलिए सत्ता में जो है हिंसा क्या जाएगा, हिंसा दे देना, यानी कि सत्ता में हिस्सा दे देना। यहाँ पे सत्ता की साझेदारी होगा। सत्ता की साझेदारी यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था के अस्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तत्कालीन तौर पर लाभकारी है। और आगे लिखना है कि बहुसंख्यकों का आतंक जो है सिर्फ अल्पसंख्याकों के लिए जो है ही परेशानी पैदा नहीं करती, अक्सर यह जो है बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। ये पहला पॉइंट आपको लिखना है, पहला कारण बताना है। दूसरा आपको यहाँ पे बताना है बच्चों, दूसरा कारण आपको ये क्या बताना है कि लोकतंत्र की आत्मा सत्ता की साझेदारी वास्तव में जो है लोकतंत्र की आत्मा है। यहाँ पे ये बताना है कि लोकतंत्र की आत्मा, थोड़ा ध्यान दे देना यहाँ पे कि सत्ता की साझेदारी वास्तव में जो है लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का अर्थ ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत है उनके बीच सत्ता को बांटा जाए, और यह लोग इसी इरादे से क्या हो जाएगा, इसी इरादे से रहे। और इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें जो है अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। इस प्रकार से जो है सत्ता की साझेदारी जो है जरूरी है। इस कारण 2 कारण आपको बताना, पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिख सकते हैं। अगर मान के चलिए आपको 2 कारण नहीं है तो आप डायरेक्ट इस प्रकार से लिख सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी इसलिए जरूरी है क्योंकि लोकतंत्र की आत्मा है, लोकतंत्र ही इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, और उसके बीच जो है सत्ता को बांटा जाता है। और ये सत्ता का जो है बंटवारा बहुत जरूरी है क्योंकि ये आगे चल के हिंसात्मक ना ले, इसलिए जो है सत्ता की साझेदारी जरूरी है। इस प्रकार से आप सटिंग लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। अगला सवाल देखिए, आपका 43वां नंबर सवाल कहता है कि संघ सूची से क्या तात्पर्य है। तो बच्चों इस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए सवाल क्या है कि संघ सूची से आपका क्या तात्पर्य है और इसमें कौन कौन से जो है विषय सम्मिलित है। तो संघ सूची से तात्पर्य ये पूछा गया है। पहले इसका जो है अर्थ आपको बताना है कि संघ सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें जो है 97 विषय थे। कितने थे? 97 विषय थे। वर्तमान समय में इसमें जो है 100 विषय है। संघ सूची में राष्ट्रीय रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा शामिल है। इन विषयों को इस सूची में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि इन मुद्दों पर एक समान राष्ट्रीय नीति के निर्माण का आवश्यकता है या निर्माण की आवश्यकता है। तो आप जो है इस प्रकार से आपको जो है उत्तर लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल बच्चों देखिए अंतर वाला है, ये आपके एग्जाम में पूछेगा, अंतर वाला है वो देगा ही। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में अंतर स्पष्ट कीजिए, है ना। अंतर स्पष्ट आपको करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले लिखना है कि परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में निम्न अंतर है। तो पहले आपको इस प्रकार से ढांचा लिखना है, परंपरागत स्रोत इधर लिख देना है और गैर परंपरागत स्रोत इस प्रकार से इधर लिखना है। तो परंपरागत स्रोत में पहला पॉइंट बताना है कि यह स्रोतों का भंडार सीमित है, यानी कि कहता है कि परंपरागत जो स्रोत होते हैं इनका भंडार जो है सीमित होता है, और वही गैर परंपरागत स्रोतों का सीमित जो है नहीं होता, यानी कि इसका भंडारण जो है यानी इन स्रोतों का भंडार जो है सीमित नहीं होता है। दूसरा आपको पॉइंट बताना है कि यह जो अनवकरणीय स्रोत है क्या है,
परंपरागत स्रोत जो है ये अनवकरणीय स्रोत है, और गैर परंपरागत स्रोत क्या है, ये नवीकरणीय स्रोत है ना। इस प्रकार से दो कारण आपको, दो पॉइंट में आपको उत्तर देना है। तीसरा कारण अंतर बताना है कि उदाहरण में बताना है कि कोयला, पेट्रोलियम आदि ये सभी क्या है, परंपरागत स्रोत के उदाहरण है। और आगे लिख देना है तीसरा पॉइंट में कि उदाहरण में कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि ये जितने भी है ना, ये गैर परंपरागत स्रोत है। तो इस प्रकार से आपको जो है 3 पॉइंट में जो है आपको इसका अंतर बता देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आपका जो है 45वां नंबर, कहता है कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत जो है किन कारकों से हुई है। तो बच्चों उत्तर इस प्रकार से देना है कि उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण से हुई, क्योंकि विक्रेता कई अनुचित व्यवसायों में शामिल होते थे। बाजार में उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए कोई कानून जो है व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। यह माना जाता था कि एक उपभोक्ता की जिम्मेदारी है कि वह एक वस्तु या सेवा को खरीदते समय सावधानी बरतें। इन संस्थाओं को लोगों में जागरूकता लाने में भारत और पूरे विश्व में जो है कई वर्ष लग गए। इन्होंने वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विक्रेता पर भी डाल दी। इस प्रकार से बच्चों ये बताना है कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत जो है इन कारणों से हुई है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, उत्तर लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए बच्चों अगला प्रश्न जो आपका 46वां नंबर, देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी का भारत पर पड़े 3 प्रभाव बताइए। तो 3 प्रभाव जो है आपको बता देने हैं। तो पहला प्रभाव आपको बताना है, सबसे पहले उत्तर लिखना है कि विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी का भारत पर पड़े 3 प्रभाव निम्न है। पहला बताना है कि कृषि क्षेत्र में, है ना, पहला क्या बताना है, कृषि क्षेत्र में। उत्तर इस प्रकार लिखना है कि भारत की अधिकांश जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर थी, इसलिए यहाँ पर कृषि उपजों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था। महामंदी से पहले भारत ने कृषि उत्पादों का निर्यात करना और तैयार मालों का आयात करना शुरू कर दिया था। ये जो है पहला प्रभाव हो गए। दूसरा बताना है कि किसानों और काश्तकारों की स्थिति अधिक खराब। तो यहाँ पे लिखना है कि आर्थिक महामंदी के दौरान जो है किसानों और काश्तकारों पर दोहरी मार पड़ी थी। अनाज की कीमतों के निचले स्तर पर चले जाने से उनकी जो है आय तो कम हुई, साथ ही सरकार की तरफ से लगान वसूली में भी कोई छूट नहीं दी गई थी। और तीसरा आपको बताना है कि सोने की निर्यात। आगे लिख देना है कि महामंदी के दौरान महामंदी के दौरान किसान और जो है काश्तकारों सहित जो है अनिश्चित आय वाले सभी लोगों के सामने खाने के लाले पड़ गए थे। उनके पास 2 जून की रोटी, यानी कि 2 जून की रोटी के लिए भी पैसा नहीं था। ऐसे में उन्होंने जो है आगे क्या लिखना है कि ऐसे में उन्होंने जो अपने खर्च चलाने के लिए घर के गहने जेवर बाजार में बेचना शुरू कर दिया था। बाजार में भी भारी मात्रा में जो है सोना पहुंचने लगा। इस प्रकार से बच्चों आपको यहाँ उत्तर लिख देना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों आपका सेक्शन डी से है, जो कि आपका लघु उत्तरी प्रश्न है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। इसमें आपको प्रत्येक प्रश्नों का जो है जवाब आपको देना है और 5-5 अंक का होगा। ठीक है, तो देखिए पहला जो प्रश्न इसका जो है दिया गया है, सवाल कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मैंने बताया था बच्चों कि जर्मनी के एकीकरण और इटली एकीकरण को आप अच्छे से रिवीजन कर लेना। ठीक है, तो उत्तर देखिए क्या लिखना है कि जर्मनी के एकीकरण जिन सोपानों में हुआ उनका जो है विवरण इस प्रकार है। 18वीं शताब्दी में जर्मनी अनेक राज्यों प्रेशिया, बावेरिया, सैक्सनी आदि में बांटा हुआ था, इसलिए इसका जो है आर्थिक विकास बहुत धीमा था। राष्ट्रीय चेतना के जागृत होने पर जर्मनी के विभिन्न राज्यों के लोगों ने एकीकरण की मांग जो है करना आरंभ कर दिया। 1815 ईस्वी में जर्मनी के राज्यों को ऑस्ट्रिया के साथ जो है मिलाकर एक जर्मन महासंघ का स्थापना की कोशिश की गई और 1848 ईस्वी में इसमें से बहुत से राज्यों में विरोध हुए। लोगों ने वहां के शासकों को संवैधानिक सुधार करने तथा जो है जर्मनी का एकीकरण करने के लिए विवश किया।
इस उद्देश्य के लिए फ्रैंकफर्ट, क्या है, फ्रैंकफर्ट में एक जो है राष्ट्रीय पार्लियामेंट, एक जो है राष्ट्रीय पार्लियामेंट बुलाई गई, जिसे जो है संविधान निर्माण का कार्य सौंपा गया। परंतु आगे लिखना है बच्चों कि परंतु पार्लियामेंट क्या लिखना है, या परंतु पार्लियामेंट क्या लिखना है, परंतु पार्लियामेंट को ऑस्ट्रेलिया के विरोध के कारण सफलता नहीं मिली, इसलिए जो है इसके साथ जो है दमन चक्र आरंभ हो गया और बड़ी संख्या में क्रांतिकारियों को देश छोड़कर भागना पड़ा और अज्ञात वास करना पड़ा। इस प्रकार से जो है आपको लिख देना है इटली का, ये जर्मनी एकीकरण में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, कृषि की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो चलिए उत्तर इस प्रकार लिखना है कि देश की अधिकांश जो है आबादी जो है अपनी आजीविका के लिए जो है कृषि पर जो है निर्भर करती है, आजीविका जो है कृषि पर ही निर्भर करती है। कृषि क्षेत्र वह देश की कुल जो है जीडीपी में लगभग जो है 14% का योगदान देता है। हालांकि जो है कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता है, लेकिन इस क्षेत्र में लगातार जो है गिरावट आ रही है, जबकि इस सेवा क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से जो है सुधार हो रहा है। कृषि की विशेषता, अब यहाँ पे जो है ये तो लिख दिए हम, क्या लिखे इसमें, हम लिखे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, महत्व हम बता दिए। अब पूछा गया कृषि की विशेषताओं का प्रकाश डालिए, तो कृषि की जो विशेषताएं होती है उस प्रकार से आपको यहाँ पे आंसर भी आपको लिख देने हैं। देखिए आपको 3 से 4 पॉइंट में बताना है, लगभग 3 पॉइंट में ही आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। देखिए इसका उत्तर इस प्रकार से लिखना है बच्चों, लिखना है कि जीवन निर्वाहक कृषि, जीवन निर्वाहक कृषि लिखना है। भारतीय कृषि जीवन निर्वाहक किस्म की है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश की जो है संपूर्ण आबादी की खाद्य आवश्यकताओं को पूर्ति करना। यहाँ किसान फसलों का चयन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए जो है अतिरिक्त उत्पादन के बजाय जो है अपनी घरेलू आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जो है करते हैं। ये जो है जीवन निर्वाहन कृषि। ठीक है, चलिए अब दूसरा बताना है बच्चों, दूसरा जो है इसकी विशेषता बतानी है कि खाद्यान्नों की प्रधानता। भारतीय कृषि में मुख्य रूप से जो है खाद्यान्नों का ही उत्पादन किया जाता है, जो कुल जो है कृषि भूमि का 76% जो है भाग और संपूर्ण कृषि उत्पादन का 180% भाग जो है प्रदान करते हैं। अब यह 180 नहीं होगा, कितना होगा, बिल्कुल 180 होगा ना, संपूर्ण कृषि का 180% भाग जो है प्रदान करती है। तो अब यहाँ लिखना, आगे तीसरा पॉइंट बताना बच्चों कि फसलों की विविधता, कृषि में फसलों की जो है विविधता पाई जाती है। कभी कभी तो एक ही खेत में एक साथ जो है 4-5 जो है फसलें बोई जाती है। इस प्रकार से जो है कृषि की जो है विशेषता आप लोगों को बता देनी है और एग्जाम में छाप देने हैं, लिख देने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ये नहीं भी लिखेगा, तीनों में आपको, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, चौथा पॉइंट में लिख सकते हैं कि छोटा भूमि जोत आकार भौतिक आर्थिक और सामाजिक कारकों के कारण जो है भू जोत जो है छोटी विखंडित और जो है आधुनिक कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये चौथा पॉइंट आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेगा फिर भी आपको नंबर जो है 5 में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है कि दबाव समूह और राजनीतिक दलों के आपसी संबंधों का स्वरूप कैसा होता है, वर्णन कीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों कि दबाव समूह से रिलेटेड 110% जो आपकी बोर्ड परीक्षा में सवाल जो है पूछे जाते हैं। तो देखिए इसका उत्तर इस प्रकार से लिखना है कि राजनीतिक दल एक जो है शाखा के रूप में जो है कुछ मामलों में दबाव समूह राजनीतिक दलों द्वारा ही बनाए गए होते हैं अथवा इनका नेतृत्व जो है राजनीतिक दल के नेता करते हैं। कुछ दबाव समूह राजनीतिक दल की एक शाखा के रूप में काम करते हैं। उदाहरण के लिए भारत के अधिकतर जो है मजदूर संगठन और छात्र संगठन या तो बड़े राजनीतिक दलों द्वारा बनाए गए हैं अथवा उनकी संबंध जो है राजनीतिक दलों से है। ऐसे दबाव समूहों के अधिकतर नेता अक्सर जो है किसी ना किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और नेता होते हैं। तो ये पहला बता देना है। और दूसरा आपको बताना है बच्चों, दूसरा बताना है दबाव समूह का कि नए दल ऐसे भी कुछ उदाहरण है जब किसी बड़े आंदोलन से राजनीतिक आंदोलन का जन्म हुआ। उदाहरण के लिए असम गण परिषद जो कि असम की एक प्रमुख जो है राजनीतिक पार्टी है का जन्म छात्र आंदोलन से हुआ। यानी कि जो असम जो है गण परिषद
ये जो एक दल बनाया गया, ये किससे प्रमुख था? प्रमुख राजनीतिक पार्टी जो जन्म जो है वो छात्र संगठन से हुआ है, छात्र संगठन के द्वारा जो है नए दल का निर्माण किया गया। और तीसरा आपको यहाँ पे पॉइंट बताना है कि अप्रत्यक्ष संबंध, अधिकांशतः जो है दबाव समूह और दलों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, दोनों परस्पर जो है विरोधी पक्ष होते हैं, फिर भी इनके बीच जो है संवाद कायम रहता है और सुलह की जो है बातचीत चलती रहती है। आंदोलनकारी समूह नए नए मुद्दे उठाते हैं और राजनीतिक दलों के अधिकतर जो है नए नेता जो है दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूहों से आते हैं। इस प्रकार से आपको उत्तर लिख देना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास के तृतीयक क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिकाओं नहीं निभा रहा है, क्या आप इसे सहमत हैं? तो भाई आपको इस प्रकार से लिखना है कि जीडीपी से हमारा जो है तात्पर्य तीनों क्षेत्रकों के उत्पादों के योगदान से है, योगफल से है। इसे सफल घरेलू उत्पाद भी कहा दिया जाता है या कहा जाता है। इस प्रकार वे गतिविधियां जिनके द्वारा जो है चीजों के निर्माण की अपेक्षा सेवाओं का निर्माण होता है, उसे जो है तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। इस बात से कोई संदेह नहीं है, इस बात में जो है कोई संदेह नहीं है कि भारत में विकास प्रक्रिया से जीडीपी में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई। 1973 से 2003 के 30 वर्षों में जीडीपी की वृद्धि प्राथमिक क्षेत्र के हिस्सेदारी 25% थी। इसी प्रकार इस काल में द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी जो है लगभग 25% थी। इस काल में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कोई जो है 50% थी। ये हो गया। और पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखना है कि परंतु रोजगार के क्षेत्र में तृतीय क्षेत्र ही हिस्सेदारी कोई इतनी अधिक ना हो सके। वर्ष 2000 में रोजगार के क्षेत्र में क्या लिखना है, वर्ष 2000 में रोजगार के क्षेत्र में जो है प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 60% थी, द्वितीय क्षेत्र की 18% और तृतीय क्षेत्र की 22%। इस प्रकार जो है रोजगार के क्षेत्र में वर्ष 2000 में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक थी। यहां अभी भी जो है 66% के लगभग जो है लोग कार्यरत थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तृतीय क्षेत्र की जीडीपी जो है में तो हिस्सेदारी बढ़ी है, परंतु रोजगार के क्षेत्र में अभी इतनी नहीं बढ़ी है कि इस और भी प्रयत्न जारी है। भविष्य में रोजगार के क्षेत्र में भी तृतीय क्षेत्र की भागीदारी बढ़ने की संभावना है। इस प्रकार से बच्चों उत्तर आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा। सवाल कहता है कि G77 क्या है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और G77 क्या है ये सब्जेक्टिव में जो है आपका 2 नंबरिया में भी पूछा जाता है और G77 से रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। इसको आप लोग ध्यान में देखेंगे। देखिए क्या है बच्चों सवाल यहाँ पे क्या है, G77 क्या है, क्या सवाल क्या कर रहा है, G77 क्या है और G77 को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया किस आधार पर जो है कहा जा सकता है, व्याख्या कीजिए। तो उत्तर इस प्रकार लिखना बच्चों, पॉइंट बाय पॉइंट आपको उत्तर देना है कि G77 विकासशील देशों का एक समूह है जो नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था यानी कि NIEO को प्राप्त करने के लिए जो है सामूहिक रूप से काम करता है। दूसरा लिखना है कि IMF और विश्व बैंक जो है यानी ब्रिटेन वुड्स के दोहरे समझौते की जो है असंतोषजनक सेवाओं के कारण नए जो है आजाद हुए मुल्कों ने G77 का संगठन किया। तीसरा बताना है पॉइंट में कि इनकी जो आजादी के बाद ब्रिटेन वुड्स की संस्थाओं ने गरीब मुल्कों को वित्तीय सहायता का प्रस्ताव किया। और चौथा बताना है बच्चों कि इनके लिए इनके नहीं, चौथा में बताना है लेकिन इसके जो है एवज में इनके जो है प्राकृतिक संसाधनों को गारंटी के तौर पर इन संस्थानों ने अपने जो है नियंत्रण में ले लिया। इस प्रकार से 4 गो पॉइंट आपको बताना है। और आगे आपको क्या लिखना बच्चों, आगे क्या लिखना है, देखिए आगे आपका 5वां पॉइंट आपको लिखना है कि इस प्रकार जो है विकासशील देश जो विकसित देश की भांति औद्योगिक विकास की राह पर चलना चाहते
थे, ब्रिटेन वुड्स की संस्थाओं ने इनका मार्ग जो है अवरुद्ध कर दिया। प्रतिक्रिया स्वरूप G77 या समूह 77 अस्तित्व में आ गया। इस प्रकार से आपको एक देख देना है। ठीक है, देखिए अगला जो सवाल दिया गया बच्चों, अगला सवाल कह रहा है कि दिए गए भारत के मानचित्र पर गन्ना, चाय, कहवा, रबड़ और तंबाकू के उत्पादन क्षेत्र को दर्शाइए। तो भाई उत्पादन क्षेत्र को आपको दर्शाना है। चलिए उत्पादन क्षेत्र को भी दर्शा लेते हैं। तो देखिए जो सवाल कह रहा था, क्या कह रहा था, गन्ना, चाय, कहवा। तो गन्ना, चाय, कहवा का जो है ये मानचित्र है। इसमें आपको ये बताना है बच्चों, अब यहाँ पे आपको ये बताना है, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको ये बताना है जो गन्ना वाला है, तो गन्ना वाला भाग को यहाँ पे चिन्हित करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन का जो है, ये वाला जो है क्वेश्चन का आपका जो है फिगर है, और हमें आंसर आपको डायरेक्ट बताता हूँ। ये जो गन्ना वाला भाग है, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये गन्ना वाला क्षेत्र है। ये क्या है, एक गन्ना वाला क्षेत्र है। ठीक है, यानी कि ईख वाला क्षेत्र है। और चाय उत्पादन क्षेत्र, चाय उत्पादन क्षेत्र जो है वो कौन सा है, तो चाय उत्पादन क्षेत्र यहाँ हो गया। चाय उत्पादन क्षेत्र जो है ये हो गया। और ये आपका कहना उत्पादन क्षेत्र, कहना उत्पादन क्षेत्र जो है आपका ये वाला है। ठीक है, और रबड़ उत्पादन क्षेत्र जो है आपका ये वाला है, आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और आपका जो हो जाएगा तंबाकू उत्पादक क्षेत्र ये हो जाएगा, चिन्हित कर दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो बच्चों जितने भी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताए हैं और प्लस आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं, इसको आप एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। तो चलिए बच्चों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। तो वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।